हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैंपियन। आज हम लोग पीजीसीएल SR2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे जो भी हाल में एग्जाम हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ अ पॉलीगन ओवरहेड इक्विपमेंट ग्रेटेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा मिड स्पान। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाई वोल्टेज स्क्रीन ब्रिज यूज फॉर। हाई वोल्टेज स्क्रीन ब्रिज हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल कैपेसिटेंस एट अ लो वोल्टेज। स्मॉल कैपेसिटेंस एट लो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज स्क्रीन ब्रिज का यूज करते हैं। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ब्रिज मेथड इज लिमिटेड टू द मेजरमेंट ऑफ अ लो क्यू वैल्यू फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 को मेजर करने के लिए हम लोग कौन से ब्रिज मेथड का यूज करते हैं? जब हमारा क्यू क्वाल का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होता है, वो लो क्यू क्वाल है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग एनेंथर ब्रिज का यूज करते हैं। हमारा 1 to 10 जो है वो मीडियम को दिखाता है, इसके लिए हम लोग मैक्सवेल ब्रिज का यूज करते हैं। और जब भी हम लोग को हाई क्यू क्वाल को मेजर करना होता है तो उसके लिए हम लोग हे ब्रिज का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ लाइन वोल्टेज इक्वल टू इन अ डेल्टा कनेक्शन। तो लाइन वोल्टेज जो है हमारा फेज वोल्टेज के इक्वल होता है डेल्टा कनेक्शन में, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग स्टार कनेक्शन की बात करते हैं वहाँ पे क्या होगा, लाइन वोल्टेज जो हमारा है वो √3 टाइम्स जो है वो फेज वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। और हम करंट की बात करेंगे तो करंट हमारा जो है वो लाइन करंट जो है फेज करंट के इक्वल हो जाता है इन स्टार कनेक्शन। ये चीज़ हमारा यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रिंग इफिशियंसी। स्ट्रिंग इफिशियंसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्ट्रिंग इफिशियंसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो हमारा टोटल वोल्टेज है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क। जो हमारा नंबर ऑफ डिस्क है मल्टीप्लाई उसमें करेंगे वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट डिस्क टू द कंडक्टर। जो हमारा नियरेस्ट डिस्क होता है ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। इसमें जो हमारा सबसे नज़दीक जो हमारा डिस्क है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे लगते हैं नियरेस्ट डिस्क। इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, इन डिफरेंशियल मेथड ऑफ अ बस बार प्रोटेक्शन व्हाट इज द सम ऑफ अ करंट अंडर नॉर्मल लोड कंडीशन। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। जब भी हम लोग डिफरेंशियल मेथड ऑफ बस बार प्रोटेक्शन को हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे सम ऑफ करंट जो है अंडर नॉर्मल कंडीशन में वो 0 होता है। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एज अ थंब रूल व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पोल टू बी प्लांटेड इन द ग्राउंड टेकन एज अंडर फॉर इरेक्टिंग एन ओवरहेड लाइन। हम लोग कितना डेप्थ पोल का डेप्थ लेते हैं जब भी हम लोग को प्लांट में क्या करना, प्लांटेड इन द ग्राउंड टेकन एज यूज फॉर इरेक्टिंग एन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन को जब भी इरेक्ट करना होता है उस टाइम पे हम लोग 1/6 जो है वो पोल लेंथ को लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द एक्चुएटिंग एरर सिग्नल इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो एक्चुएटिंग एरर सिग्नल क्लोज लूप सिस्टम में क्या है? डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड अ फीडबैक सिग्नल। हम लोग याद रखेंगे इस बात को कि एक्चुएटिंग एरर जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा, तो जो हमारा इनपुट सिग्नल है और जो हमारा फीडबैक सिग्नल होता है इन दोनों के डिफरेंस को जो है हम लोग एक्चुएटिंग एरर सिग्नल बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइन टर्मिनल ऑफ अ 3 DC मोटर स्टार्टर कनेक्टेड। तो पॉजिटिव ऑफ सप्लाई से कनेक्ट रहता है। कह रहा है लाइन टर्मिनल वेयर इज अ लाइन टर्मिनल ऑफ अ 3 DC मोटर स्टार्टर कनेक्टेड। 3 DC मोटर स्टार्टर का जो लाइन टर्मिनल है वो कहाँ पे कनेक्ट रहता है? तो पॉजिटिव ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सप्लाई दे रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारा जो लाइन टर्मिनल है 3 स्टार्टर मोटर का वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है what is the function of a DC link in a VVF ड्राइव सिस्टम। तो फंक्शन क्या है DC लिंक का VVF ड्राइव सिस्टम में? फिल्ट्रेट द इम्प्योर DC सप्लाई फ्रॉम द रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट में जो भी इम्प्योर DC सप्लाई है उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग DC लिंक इन अ VVF वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर इंफ्रारेड सेंसर इन एन एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम यूज फॉर। एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम में इंफ्रारेड सेंसर हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? डिटेक्ट पीपल एंटरिंग और लिविंग द एलिवेटर। कह रहा है यहाँ पे कि जो भी हमारा एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम है उसमें हम इंफ्रारेड सेंसर का यूज क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं? तो उसमें हम लोग जो भी पीपल अंदर जा रहा है या फिर बाहर निकल रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है बाय व्हाट आर द रोटर पोल्स ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर एक्साइटेड। रोटर पोल्स क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर को हम लोग एक्साइट करेंगे तो किसके द्वारा हम लोग सिंक्रोनस मोटर के रोटर को एक्साइट करते हैं? तो स्मॉल DC शंट जनरेटर। जब भी हम लोग सिंक्रोनस मोटर के रोटर को एक्साइट करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? स्मॉल DC शंट जनरेटर के द्वारा करेंगे। फिर नेक्स्ट है
What is the representation of the effective resistance of the transformer is referred to the primary। हम लोग को ये बात का याद रखना है कि इसको हम लोग को प्राइमरी के साइड क्या करना है, रेफ़र करना है। जब भी हम लोग को प्राइमरी के साथ रेफ़र करना होता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्राइमरी का वोल्टेज प्लस सेकेंडरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय के स्क्वायर हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोला है, मतलब हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है, प्राइमरी के साथ रेफर करना है तो हम लोग प्राइमरी का रेजिस्टेंस लेंगे और सेकेंडरी वाले वोल्टेज को हम लोग रेफर कर रहे हैं प्राइमरी के साइड में, इसलिए उससे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के साथ उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, इफ इन अ 4-pole DC motor has 774 conductor, two path in a parallel, okay, 24 milliweber per pole, when the total armature current is a 50 ampere, find the value of a torque in a Newton meter। यहाँ पे हम लोग को टॉर्क निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग ये बात समझते हैं कि टॉर्क इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है पावर बाय स्पीड ओमेगा। ये ओमेगा जो है वो क्या होगा 2πn डिवाइड बाय 60। यहाँ पे n जो हमारा है वो RPM में होता है स्पीड, और स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो स्पीड इक्वल टू होता है nth इक्वल टू 120 f/p। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 120 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा 50 हर्ज और नंबर ऑफ पोल दे रखा है पोल। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्क जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द गिवन टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक रिले ऑपरेट आफ्टर अ प्री डिटरमाइंड टाइम व्हेन द करंट एक्सीड द पीक ऑफ वैल्यू। कह रहा है विच ऑफ द गिवन टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिले, करंट कैरेक्टरिस्टिक रिले ऑपरेट होता है आफ्टर अ प्री डिटरमिनाइंट टाइम व्हेन द करंट एक्सीड द पिक अप वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिनिट ओवर करंट रिले का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ इंस्टॉलिंग अ सीलिंग फैन फ्रॉम द फ्लोर लोड लेवल। ये हमारा फ्लोर लेवल है, इससे हम लोग को पूछ रहा है कि मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए एक सीलिंग फैन को इंस्टॉल करने के लिए, तो 2.75 मीटर होना चाहिए। ये हमारा डाटा वैल्यू क्वेश्चन है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, एज पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम व्हाट विल बी द लोड रेजिस्टेंस अब्स्ट्रैक्टेड मैक्सिमम फ्रॉम अ पावर सोर्सेज। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सोर्स। यहाँ वही बात लिखा है, लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन द लोड ऑन अ सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज। जब यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग सिंक्रोनस मोटर पे लोड को हम लोग जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो जब भी हम लोग लोड को बढ़ाएंगे तो रोटर जो है फॉल बैक इन फेज बाय अ ग्रेटर लोड एंगल। तो हमारा जो लोड एंगल होता है वो क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। ये क्लियर है। जब भी हम लोग सिंक्रोनस मोटर पे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं लोड को, तो उस टाइम पे हमारा रोटर का जो लोड एंगल है वो घटने लग जाता है लार्ज अमाउंट से। फिर बोल रहा है व्हाट इज द आर्मेचर ओमिक ड्रॉप इन द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ अ डीसी मोटर। डीसी मोटर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डीसी मोटर की बात है। डीसी मोटर में क्या बोल रहा है, आर्मेचर ओमिक ड्रॉप की बात कर रहा है। तो ओमिक ड्रॉप क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप IA RA। यहाँ तक क्लियर है। बोल रहा है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड व्हेन इट इज अ फॉरवर्ड बायस्ड एंड द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो। बोल रहा है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही है जब हम डायोड में फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं और वोल्टेज जो है हमारा उसको हम लोग जीरो से इंक्रीज करते हैं। तो बोल रहा है हार्डली एनी करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस इन द बिगनिंग। हार्डली कोई भी करंट जो है वो डिवाइस से फ्लो करना स्टार्ट होगा बिगनिंग में, स्टार्टिंग में। फिर क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस की बात कर रहा है जब प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर में, तो क्या हो जाएगा हमारा लीकेज मतलब करंट हो जाएगा I1 और हमारा प्राइमरी रिएक्टेंस हो जाएगा I1, प्राइमरी करंट इंटू प्राइमरी रिएक्टेंस, यही हमारा लीकेज रिएक्टेंस होगा प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इन अ केस सेकेंडरी ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज लेफ्ट ओपन। जब हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है उसको हम लोग ओपन कर देंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा सेकेंडरी का साइड ही ओपन है, जब यहाँ पर ओपन है तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यही चीज़ है, करंट थ्रू सेकेंडरी बिकम्स जीरो। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोड करंट for which the speed would be zero in the armature speed control method called। कह रहा है कि जब हम लोग आर्मेचर स्पीड कंट्रोल मेथड की बात करते हैं तो लोड करंट क्या होगा जिस पे स्पीड जो है हमारा जीरो हो जाए। कह रहा है कि एट किस लोड करंट पे जो है हमारा स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगा आर्मेचर कंट्रोल स्पीड में, तो हमारा क्या होगा, स्टॉलिंग करंट।
स्टॉलिंग करंट के केस में जो है हमारा स्पीड 0 हो जाता है आर्मेचर स्पीड कंट्रोल मेथड में। नेक्स्ट है यहाँ पे सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हिंदी में दिया है। यही बोल रहा है कि हम लोग जो क्या यूज करते हैं, जो सन से जो रे आता है, सूर्य से जो रे आ रहा है उसको केंद्रित करने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं मिरर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग हेलियोस्लेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मीटर कांस्टेंट ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मोटर। यहाँ पे मीटर कांस्टेंट के की बात कर रहा है सिंगल फेज एनर्जी मीटर में, उसका हम लोग को पूछ रहा है यूनिट। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर में मीटर कांस्टेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर मेजर रिएक्टिव पावर इन अ सर्किट। यहाँ पे हम लोग रिएक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, VI साइन फाई। और हम लोग जब एक्टिव पावर की बात करते हैं तो एक्टिव पावर हमारा क्या हो जाता है, VI कॉस फाई। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इन रिलेशनशिप टू स्लीप इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क स्लीप की बात है। मैक्सिमम स्लीप जो हमारा है, स्लीप इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय X2, इस पे जो हम लोग को मैक्सिमम स्लीप मिलता है SM है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ एन आर्मेचर रिएक्शन इन अ DC जनरेटर। यहाँ पे बोल रहा है इफेक्ट ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन DC जनरेटर। DC जनरेटर के केस में जो है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन में क्या होगा, तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है वो क्या करता है, मेन फ्लक्स को, जो हमारा फाइम होता है उसके मेन फ्लक्स को कमज़ोर कर देता है, तो इट वीकन्स द मेन पोल फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग रेफर टू द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट रेट ऑफ द मटेरियल लॉस ड्यू टू फ्लड ETC। बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग अनुमान नहीं लगाए हैं फिर भी हमारा खर्च हो गया, अनएक्सपेक्टेड खर्च हो जाता है कॉस्ट के रेट, मटेरियल के कॉस्ट रेट के बढ़ जाने से या फिर फ्लड में लॉस हो जाने की वजह से। तो उस केस में जो हम लोग को कॉस्ट लगता है उसको क्या बोलते हैं, तो कॉन्टिजेंसी बोलते हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द टाइप नंबर ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इंडिकेट। कंट्रोल सिस्टम में टाइप हमारा किस चीज़ को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, तो टाइप हमारा बताता है नंबर ऑफ पोल एट द ओरिजिन पे कितने नंबर ऑफ पोल हैं, इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ को डिनोट करता है हमारा टाइप। हाउ कैन इंडक्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन बी कैलकुलेटेड। हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, N∅/I, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, N∅ को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा फ्लक्स लिंकेज बाय करंट। और बोल रहा है व्हाट इज नॉर्दर्न इक्विवेलेंट ऑफ अ सर्किट। नॉर्दर्न इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, तो एक हमारा करंट सोर्स होगा, उसके साथ हमारा पैरेलल में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IN नॉर्दर्न करंट, और ये हमारा RTH है जो थेवेनिन और नॉर्दर्न दोनों में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा नॉर्दर्न इक्विवेलेंट सर्किट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है छोटी प्रेशर लाइनों का लाइन विनियम निम्नलिखित में से किसका माप है। तो ये है ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के साथ कितना वोल्टेज घटा हुआ है, इसके बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिनोट द क्लोजनेस विथ विच इंडिविजुअल मेजरमेंट आर डिपार्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एवरेज नंबर ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू। हमारे किस चीज़ को बताता है, प्रिसीजन को डिनोट करता है। नेक्स्ट है अस्थिर नाविकों की संख्या के लिए प्रारंभिक मान से आधे होने के लगने वाले समय को क्या बोलते हैं, तो हाफ लाइफ बोलते हैं, अर्धजीवन बोलते हैं। हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर fs जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है फंक्शन ऑफ t का, तो बोल रहा है हाउ विल fs विल रिटेन इन अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे, तो fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ns डिवाइडेड बाय ds, न्यूमरेटर का s और डेनोमिनेटर का ds।
फिर है हाउ इज द ईएमएफ जनरेटेड विद इन द आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटेड रिप्रेजेंटेड। जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है डीसी जनरेटर में उसको हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, तो हम लिखते हैं ईजी इज इक्वल टू एन पी फाई जेड डिवाइड बाई 60 ए। यहाँ क्वेश्चन में क्या किया, पी बाई ए को एक साथ कर दिया है और एन फाई जेड डिवाइड बाई 60 वोल्ट। यहाँ पे 60 को 9 लिया है, आरपीएस में होगा। फिर हाउ द पोल्स ऑपरेटेड इन होमोपोलर ट्रांसमिशन लाइन। तो जो हम लोग होमोपोलर ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं उसमें पोल को कैसे ऑपरेट करवाते हैं। जब भी हम लोग होमोपोलर ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे उसमें जो हमारा पोल है वो हमारा पैरेलल में ऑपरेट होता है। फिर है विच कंपोनेंट ऑफ फ्रांसिस टरबाइन सर्व्स एज द इनलेट फॉर अ वाटर इनटू द टरबाइन। तो स्पाइरल केजिंग, इसको हम लोग याद रखेंगे। कह रहा है फ्रांसिस टरबाइन का कौन सा कंपोनेंट सर्व करता है इनलेट फॉर वाटर इनटू द टरबाइन, तो हमारा स्पाइरल केजिंग। अच्छी क्वेश्चन है ये एक। फिर है फीडिंग और सेक्शनिंग व्यवस्था में दो आसन सब स्टेशन के बीच न्यूट्रल सेक्शन प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। ये हमारा ट्रैक्शन से क्वेश्चन है, बोल रहा है एक फीडिंग है और एक सेक्शनिंग है। इसमें दो आसन सब स्टेशन के बीच में न्यूट्रल सेक्शन हम लोग जो लगाते हैं उसका क्या पर्पस है, तो दो निकटवर्ती सब स्टेशनों द्वारा प्रेषित क्षेत्रों को अलग करना, ये इसका उद्देश्य है। कह रहा है व्हाट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का। जब भी हम लोग वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 0 हो जाता है, और जब भी हम लोग कांस्टेंट करंट सोर्स की बात करते हैं इस केस में हमारा आइडल रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट हो जाता है। लेकिन जब भी हम लोग मेजरमेंट में आते हैं और वोल्ट मीटर की बात हो तो वोल्ट मीटर के केस में जो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाता है, और एम मीटर जो है हमारा उसमें केस में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द परमानेंट मैग्नेट अटैच्ड इन अ ब्रशलेस डीसी मोटर। कह रहा है व्हाट आर द परमानेंट मैग्नेट अटैच्ड टू इन अ ब्रशलेस डीसी मोटर। यहाँ ब्रशलेस डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, इसमें परमानेंट मैग्नेट अटैच करते हो कहाँ पे करते हैं, रोटर में। फिर हाउ इज द ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ऑफ अ शॉर्ट लाइन कैलकुलेटेड। अब बोल रहा है शॉर्ट लाइन हमारा है, ट्रांसमिशन लाइन कैसा है, शॉर्ट लाइन है हमारा, शॉर्ट लाइन ट्रांसमिशन लाइन है। तो शॉर्ट लाइन ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा रिसीविंग इन पावर डिवाइड बाई सेंडिंग इन पावर इंटू 100। एक्चुअल में हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100। तो हम लोग को पावर किधर मिलेगा, आउटपुट हमारा रिसीविंग इन हो जाएगा और सेंडिंग इन हमारा इनपुट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट है हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्सप्रेस। हम लोग कैसे करेंगे, तो क्या होता है एम इज इक्वल टू जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो के डिवाइड इंटू रूट ओवर L1 इंटू L2। L1 और L2 हमारा सेल्फ इंडक्टेंस को बताता है, के हमारे कॉफिशिएंट को बताता है और एम म्यूचुअल इंडक्टेंस को बताता है। नेक्स्ट है हाउ कैन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ रिंग मेन ऑफ अ रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बी रिड्यूसिव। कह रहा है कि रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारा रिंग मेन के बीच में दो पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस का, उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फीडर रिंग। जो हमारा फीडर रिंग है उसके क्रॉस सेक्शन को हम लोग बढ़ा देते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग लो रेजिस्टेंस। यहाँ पे लो रेजिस्टेंस को मेजर करने की बात कर रहा है, तो लो रेजिस्टेंस की जब भी बात आएगी हम लोग केल्विन डबल ब्रिज स्टेशन लगाएंगे। हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको हम लोग यूज करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है स्टेपर मोटर सिस्टम विथ विच इनपुट ड्राइवर्स आउटपुट मोर टॉर्क इन हाई स्पीड रीजन। तो AC इनपुट में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है स्टेपर मोटर सिस्टम है विथ विच इनपुट ड्राइवर आउटपुट मोर टॉर्क इन हाई स्पीड रीजन। हम लोग को मोर टॉर्क मिलेगा हाई स्पीड रीजन में, कहाँ पे, AC इनपुट देने पे। अब बताए गए गेटों में कौन सा किसी भी बुलियन फलन को कार्यान्वित कर सकता है, तो ऐड और इन्वर्ट। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। अब क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अ मेश एनालिसिस व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रेजिस्टेंस मैट्रिक्स सेम एज।
हमारा मेश एनालिसिस का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि रेजिस्टेंस मैट्रिक्स सेम रह सकता है किसके में, तो नंबर ऑफ अ लूप इन द सर्किट। अब हम लूप और मेश की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, टोटल लूप है, ये हमारा मेश है, ये हमारा मेश है। हर एक मेश जो है लूप हो सकता है, लेकिन हर लूप जो है वो मेश नहीं हो सकता, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है रेजिस्टेंस मैट्रिक्स सेम एज, तो क्या होगा, नंबर ऑफ अ लूप इन दी सर्किट, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर व्हाट इज चैन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन। चैन, जब भी हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट किस पे बेस्ड है, हमारा फिजन पे बेस्ड है। तो फिजन पे चैन रिएक्शन किस में होगा, फिजन में होगा। जब हम लोग सन की बात करते हैं तो सन में हमारा क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच अर्थ इलेक्ट्रोड आर रिकमेंडेड फॉर इंडस्ट्रियल लोड एबव 30 HP। कह रहा है कि हम लोग किस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड का, इंडस्ट्रियल 30 HP 30 हॉर्स पावर का हम लोग का लोड है, इंडस्ट्रियल लोड है, तो इसमें हम लोग किस टाइप के अर्थ इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, तो कॉपर प्लेट का यूज करेंगे। अब है आरएमएस वैल्यू ऑफ अ साइनोसाइडल करंट। साइनोसाइडल करंट में हम लोग आरएमएस वैल्यू का निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई एम डिवाइडेड बाय √2। 1/√2 का जो वैल्यू हो जाता है वो 0.707 हो जाएगा इंटू आई एम, ये मैक्सिमम वैल्यू, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ करंट। नेक्स्ट है व्हाट व्हेन डज कोरोना इफेक्ट अकर, कोरोना कब अकर होगा, तो लिखा है चार्जिंग करंट ऑफ द लाइन, नो, चार्जिंग करंट से नहीं होगा। उसके लिए कैपेसिटेंस की वजह से चार्जिंग करंट आता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लाइन, नो, दोनों लाइन के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसकी वजह से कोरोना इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड फोर्थ हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन, लाइन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वजह से होगा, ये भी नहीं है। फिर है व्हेन अ कंडक्टर कैरिंग हाई वोल्टेज आयोनाइजिंग द सराउंडिंग फ्लूइड ऑफ्टन एयर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब कह रहा है कि जब कंडक्टर के पास हाई वोल्टेज होगा, जब हाई वोल्टेज होगा, हमारे पास वोल्टेज हाई होगा, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने की वजह से क्या होगा कि एयर का ब्रेकडाउन होगा। जब एयर ब्रेकडाउन होगा तो हमारे एयर में जो पार्टिकल्स होंगे वो आयोनाइज होंगे, जिसकी वजह से करंट कंडक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पे स्पेस में करंट कंडक्शन की वजह से वहाँ पे कोरोना अकर होगा। कोरोना का इफेक्ट तो हम लोग जानते हैं क्या क्या होगा, हीजिंग नॉइज आएगा, उसका ग्लो जो है वायलेंट कलर ग्लो हो जाएगा, ये सारे कोरोना के इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा सीरो से क्वेश्चन लग रहा है, एक्सवाई प्लॉटर को किस प्रकार के विद्युत मापक यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि जो हमारा एक्सवाई प्लॉटर है इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं कैसे, तो एक्सवाई प्लॉटर हम लोग रिकॉर्ड के लिए यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग उपकरण है ये हमारा। फिर है द पोजीशन इनकोडर प्रोवाइड्स एन आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पोजीशन इनकोडर प्रोवाइड्स एन आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारा रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, जब हमारा शाफ्ट जो है इसकी रोटेशन की वजह से जो है पोजीशन इनकोडर प्रोवाइड करता है आउटपुट। नेक्स्ट इन अ बायोकेमिकल वेस्ट पावर प्लांट व्हाट ड्राइव द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम लोग बात करते हैं कि हमारा प्लांट कैसा है, बायोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट है, इसमें अगर हम लोग बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जनरेटर जो है हमारा, इसको कौन ड्राइव करता है, तो अब ये सब बात है, टरबाइन जो है हमारा जनरेटर को रोटेट करेगा। टरबाइन से एक हमारा शाफ्ट होता है जो कपल रहेगा जनरेटर से, जब टरबाइन घूमेगा तो ये शाफ्ट घूमेगा, जब शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर में करंट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। कह रहा है फॉर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम लोग जानते हैं कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो नॉर्दर्न इक्विवेलेंट सर्किट का कन्वर्स है, नॉर्दर्न इक्विवेलेंट सर्किट का कन्वर्स है, मतलब इसको हम लोग नॉर्दर्न को थेवेनिन की तरह यूज कर सकते हैं, थेवेनिन को नॉर्दर्न के लिए यूज कर सकते हैं। अब है ज्योति तीव्रता की मानक इकाई क्या है, ज्योति तीव्रता कहने का मतलब है यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला के अंदर मेजर करते हैं। फिर है द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर आर प्रेजेंट इन अ विच फॉर्म। यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर जो हम लोग यूज करते हैं टीपीवी में, थर्मल पावर प्लांट में, उसमें जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो वो हमारा प्लेट की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है जिसने पावर ग्रिड ने पूछा है कि हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर है उसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है उसको हम लोग किस रूप में यूज करते हैं, तो प्लेट में यूज करते हैं।
फिर है, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट कंट्रोलर का जो हमारा फैक्ट्स है, फैक्ट्स का फुल फॉर्म पूछा है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। एफ से फ्लेक्सिबल हो गया, ए से एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। अब मेरा क्वेश्चन है कि करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर। हम जानते हैं रिलेटिव एरर को ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका पूछ रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि रिलेटिव एरर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टार्ट कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। बोल रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हमारे पास है। इसमें हम लोग स्टार्ट कैपेसिटर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, ताकि इसको हाई कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल सके। तो इसमें इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो जब भी स्टार्ट कैपेसिटर की हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग होता है हमारा, ऑक्सिलरी बाइंडिंग के सीरीज में हम लोग स्टार्ट कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। फिर है, समांतर एसी परिपथ की धारिता संवेदनशील को कैसे दर्शाया जाता है, तो B इज इक्वल टू 2πfc। What is the function of a three-phase star-connected resistance unit in a wound rotor induction generator। यहाँ पे wound rotor induction generator की बात कर रहा है। इंडक्शन जनरेटर में जो थ्री फेज में कनेक्ट रहता है हमारा स्टार कनेक्टेड रहता है रेजिस्टेंस, ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, स्लीप को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द स्लीप या स्पीड ऑफ द जनरेटर। अगर हम लोग यहाँ पे स्लीप की बात करें तो स्लीप को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि वो स्पीड को भी कंट्रोल कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर है, उसमें जो स्टार कनेक्टेड है, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, वो कैसे क्या करेगा, तो कंट्रोल करेगा स्लीप स्पीड ऑफ द जनरेटर। नेक्स्ट है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एक न्यूमेरिकल है जो कॉइल ऑफ टर्न दिया है, नंबर ऑफ टर्न 100 दिया है, फ्लक्स डेंसिटी दिया है 0.15 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एरिया भी दे रखा है 80 मिलीमीटर स्क्वायर एंड करंट दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर। यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि पीएमएमसी के केस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हमारा बीना होता है, इसको हम लोग इसे याद रख सकते हैं बीना। बीना में यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दिया ही है, करंट हमारे पास है ही, नंबर ऑफ टर्न भी है और एरिया भी दिया है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट कैन बी डिफाइंड। थर्मल पावर प्लांट का ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने बोल रहे हैं, इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी को कैसे निकालेंगे, तो थर्मल पावर प्लांट के केस में हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है और स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे हाँ स्टार्टिंग में हम लोग हीट देते हैं थ्रू द कॉइल, वो हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी है। लेकिन यहाँ पे निकालेंगे कैसे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं जनरेटर का एफिशिएंसी इंटू टरबाइन का एफिशिएंसी इंटू बॉयलर का एफिशिएंसी। यही चीज़ यहाँ पे दिया है कि जनरेटर का एफिशिएंसी इंटू एफिशिएंसी ऑफ अ टरबाइन इंक्लूडिंग द कंडेंसर, बॉयलर एफिशिएंसी। नेक्स्ट है, What is the correct voltage transformation ratio condition for a step up transformer। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में जो हमारा सेकेंडरी साइड है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और सेकेंडरी साइड का ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे निकालते हैं, NY/N2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू K लिखते हैं, 1/K लिखते हैं। अगर हम लोग V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 लिखते हैं K, अगर यहाँ पे हमारा K ग्रेटर देन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, तुल्यकालिक मोटर में कॉपर हानि किससे पूरी होती है, तो DC सोर्स से होती है। हम लोग ने पहले इसमें क्वेश्चन दिया था कि हम लोग शॉर्ट लाइन ट्रांसमिशन के केस में ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो हम लोग देख रहे थे कि रिसीव पावर डिवाइड बाय सेंडिंग पावर को हम लोग कर रहे थे, डिवाइड इंटू 100 कर रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इन केस ऑफ मीडियम लाइन। मीडियम लाइन के केस में कैसे निकालेंगे,
तो जो पावर हम लोग डिलीवर्ड किए हैं पर फेज में, पावर डिलीवर्ड पर फेज डिवाइडेड बाय पावर डिलीवर्ड पर फेज प्लस लॉस फेज इंटू 100। सिंपल सी बात है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100। ये कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा एफिशिएंसी के टर्म में याद रखेंगे, चाहे हमारा केस जो भी हो। इसमें हम लोग देखेंगे आउटपुट पावर हमारा पावर डिलीवर्ड पर फेज हो गया, इनपुट पावर क्या होता है हमारा आउटपुट पावर प्लस लॉसेज। तो यहीं वही हमारा पावर आउटपुट पावर क्या आ जाएगा, पावर डिलीवर्ड पर फेज प्लस लॉस फेज इंटू 100। यहाँ पे हम लोग सेकंड थर्ड ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, पावर डिलीवर्ड लॉस फेज नहीं होगा, पावर डिलीवर्ड लॉस फेज नहीं होगा, ये सब होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, इफ़ 3 रजिस्टर एंड डेल्टा कनेक्टेड आर ऑल इक्वल इन लाइन। ठीक है, हमारे डेल्टा में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है, आर सबका क्या है, इक्वल है। देन व्हाट विल द वैल्यू फॉर ईच रजिस्टिव ब्रांच इन स्टार नेटवर्क। तो बोल रहा है डेल्टा से जब हम लोग स्टार में जाएंगे और यहाँ पे सबका रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल है, तो स्टार में क्या हो जाएगा वैल्यू, तो स्टार में जो वैल्यू है 1/3 हो जाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि डेल्टा से जब भी हम स्टार में जाते हैं तो हमारे रेजिस्टेंस का वैल्यू 1/3 से कम हो जाता है, और जब भी हम लोग स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस के वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा है विंड पावर प्लांट से क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द विंड पावर डेंसिटी। विंड पावर डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है, तो विंड पावर डेंसिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2 इंटू एयर डेंसिटी इंटू विंड स्पीड का क्यूब। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। विंड पावर डेंसिटी का फार्मूला पूछे तो हाफ इंटू एयर डेंसिटी, हाफ इंटू एयर डेंसिटी इंटू विंड स्पीड का क्यूब। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विंड पावर डेंसिटी जो है वो विंड स्पीड पे कैसे प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है विंड स्पीड के क्यूब का, एयर डेंसिटी के भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स दैट रिमेन एवर आफ्टर द tangent रिस्पॉन्स है जीरो वैल्यू फॉर लार्ज वैल्यू फॉर t नोन एज। इसको हम लोग स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि टांजेंट रिस्पॉन्स का वैल्यू लार्ज वैल्यू t के होने के बाद भी वो जीरो रहे, वो कौन सा टाइम रिस्पॉन्स का पार्ट है, तो हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है जो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, हाउ इज ऑल डे इफिशियंसी ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैलकुलेटेड। ऑल डे इफिशियंसी की बात कर रहा है, तो ऑल डे इफिशियंसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात हम लोग याद रखेंगे कि ऑल डे इफिशियंसी जो हमारा 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट होता है। तो हमारा जो आउटपुट है किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय इनपुट किलोवाट आवर फॉर 24 आवर। यहाँ पे हम लोग 24 आवर के लिए आउटपुट किलोवाट आवर का रेशियो डिवाइडेड बाय इनपुट किलोवाट आवर को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अ क्लोज लूप ओपन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है किस प्रकार का फीडबैक को हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं क्लोज लूप ओपन एप्लीकेशन में। ओपन है, ओपन के क्लोज लूप में हम लोग किस टाइप के फीडबैक को यूज करेंगे, तो हम लोग डीजेनरेटिव फीडबैक का हम लोग यूज करते हैं। फिर है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फ्लो एज पर फैराडे लॉ डिटरमाइंड। कह रहा है कि हम लोग हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फ्लो एज पर फैराडेज लॉ डिटरमाइंड। फैराडे लॉ के लॉ से हम लोग कैसे जो है करंट जो फ्लो हो रहा है उस इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हम जानते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, डीसी जनरेटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर बोल रहा है, हाउ इज स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ एन इंसुलेटर ऑफ एन यूनिट्स डिफाइंड। स्ट्रिंग इफिशियंसी एन यूनिट के लिए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय एन इंटू फ्लैश वोल्टेज ऑफ अ 1 यूनिट। जब भी इसकी ये क्वेश्चन थोड़ा नया है कि स्ट्रिंग इफिशियंसी जो है हमारा उसको हम लोग इंसुलेटर के लिए ऑफ एन यूनिट, हमारे पास एन यूनिट है उसके लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वही है कि जो हमारा टोटल वोल्टेज हम लोग करते हैं डिवाइड बाई एन इंटू जो नियरेस्ट वोल्टेज होता है इंसुलेटर के क्रॉस उसका वोल्टेज लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ द स्ट्रिंग का जो फ्लैश ओवर वोल्टेज है वो डिवाइड बाई एन इंटू फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ ओन 1 यूनिट। क्लियर है यहाँ से चीज़ें।
नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज फेरांटी इफेक्ट इन अ ट्रांसमिशन लाइन। तो फेरांटी इफेक्ट का क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी इफेक्ट का क्या कारण है। तो चार्जिंग करंट इन द लाइन, जो हमारा कैपेसिटर के साथ चार्जिंग करंट घूमते रहता है जिसको हम आईसी बोलते हैं, इसकी वजह से जो है हमारा फेरांटी इफेक्ट जो है ट्रांसमिशन लाइन में अकर होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि फेरांटी इफेक्ट के क्या केस में क्या होता है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज के कंपेयर में ग्रेटर हो जाता है। नेक्स्ट है इफ़ देर आर थ्री फेज ए बी एंड सी एंड द रोटेशन ऑफ फील्ड स्ट्रक्चर ऑफ थ्री फेज सर्किट इज इन एंटी क्लॉकवाइज देन व्हाट एंगल विल ईएमएफ ऑफ अ सी लैग बिहाइंड ए। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ए बी सी, ये तीन हमारा जो है तीनों फेज है ए बी सी, ये बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो बोल रहा है कि किस एंगल से ए जो है बाई वाट एंगल ईएमएफ ऑफ अ सी लैग बिहाइंड ए, सी जो है वो किस से लैग कर रहा है ए से। तो हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ थ्री फेज ऑल जो फेज होता है वो 120 डिग्री पे डिस्प्लेस होता है। तो एंगल सी जो है वो लैग करेगा एंगल ए से, एंगल किस एंगल से, 120 डिग्री एंगल से। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर है वेयर डज द डिफरेंशियल रिले सेंड द ट्रिप सिग्नल टू इफ़ अ फॉल्ट इज डिटेक्टेड। यहाँ बोल रहा है कि अगर फॉल्ट डिटेक्ट हुआ तो डिफरेंशियल रिले जो है ट्रिप सिग्नल कहाँ पे भेजेगा, तो वो सर्किट को भेजेगा। हम लोग जानते हैं कि रिले का क्या काम करना है, रिले का क्या काम है, रिले क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है, फॉल्ट को सेंस करके और उसका जो है उसको जो है लोकेट करने के लिए, उसको इंटरप्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर के पास सिग्नल भेजता है। यही चीज़ इसमें बता रहे हैं। अब सीधे जल ट्यूब बॉयलर में तापमान का क्षेत्र कैसे भिन्न हो सकता है। तो ट्यूबों की लंबाई अलग करके। कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन द कंट्रोल फेज वोल्टेज ऑफ एसी सर्वो मोटर बिकम जीरो। कह रहा है कि जब क्या होगा जब एसी सर्वो मोटर का जो कंट्रोल फेज वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा तो मोटर डेवलप अ डी एक्सलरेटिंग टॉर्क एंड स्टॉप। जब भी एसी सर्वो मोटर की हम लोग बात करेंगे, एसी सर्वो मोटर के केस में जब भी हमारा जो फेज वोल्टेज है, कंट्रोल फेज वोल्टेज अगर यही जीरो हो जाता है तो हमारा जो मोटर है उसका स्पीड घटने लगेगा, मोटर का जो है वो डी एक्सलरेट होने लगेगा और उसके बाद रुक जाएगा। कह रहे इन एसी वोल्ट मोटर बीटर रेक्टिफायर टाइप हाउ डज द ब्रिज रेक्टिफायर बिहेव व्हेन रिवर्स बायस। कह रहा है जब एसी वोल्ट मीटर हो रेक्टिफायर टाइप का है तो उसमें जब हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बिहेव करेगा जब हम लोग इसको रिवर्स बायस कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, रेक्टिफायर को जब हम लोग क्या करेंगे रिवर्स बायस कर देंगे, ब्रिज रेक्टिफायर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बिहेव करेगा। तो इट टेंड टू बाईपास हायर फ्रीक्वेंसी, वो जो है हायर फ्रीक्वेंसी को बाईपास करने लगेगा। अब है व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर डाइवर्सिटी फैक्टर। तो हम लोग जानते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो ये ऑप्शन हम लोग ढूंढ लेंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड बाय डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। हम लोग ये भी जानते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट है हाउ इज द सर्किट लेंथ यूज्ड टू कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप इन अ डिस्ट्रीब्यूटर डिवाइड। डिस्ट्रीब्यूटर में हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए सर्किट लेंथ का यूज कैसे करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द लोड एंड ऑफ द सर्किट, मतलब जहाँ से लोड का ओरिजिन हुआ है जिस पॉइंट पे और जहाँ तक सर्किट है हमारा उन दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस को हम लोग यूज करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द लोड एंड ऑफ द सर्किट, लोड एंड जो है सर्किट पे उस वहाँ से लेके पॉइंट ओरिजिन तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। है व्हाट इज़ द बैंड विड्थ ऑफ एन आइडल ओपेम। यहाँ पे पूछ रहा है बैंड विड्थ, तो ओपेम का जब भी ओपेम की बात होगी तो ओपेम में जो हमारा बैंड विड्थ होगा, आइडल ओपेन है तो यहाँ पे जो बैंड विड्थ होगा वो इन्फिनाइट होगा, जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी इन्फिनाइट होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटनिंग कैलकुलेशन मेथड इज अप्लीकेबल फॉर द केसेस वेयर ऑल द सोर्स प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ओवर द वर्किंग प्लेन और एन एवरेज वैल्यू इज रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, लाइट फ्लक्स मेथड का हम लोग यूज करते हैं।
कह रहा है किस लाइट कैलकुलेशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे फिर अप्लीकेबल होगा, जहाँ पे सारे जो सोर्सेज है वो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दे। जो हमारा इल्यूमिनेशन है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा ओवर द वर्किंग प्लेन और एन एवरेज वैल्यू इज रिक्वायर्ड। जब भी वहाँ एवरेज वैल्यू पे रिक्वायर्ड होगा या फिर वर्किंग प्लेन पे वहाँ पे सोर्स हमारा यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा, उस केस में हम लोग कौन से लाइटनिंग कैलकुलेशन मेथड को यूज करेंगे, तो लाइट फ्लक्स मेथड का। फिर है हाउ मैनी टर्मिनल्स आर देयर इन अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पे फेट की बात कर रहा है, फेट में टोटल कितने टर्मिनल्स होंगे, तो यहाँ पे 3 टर्मिनल्स होंगे। फिर है इफ देयर एन नोड इन द नोड मेथड ऑफ एनालिसिस हाउ मेनी नोड इक्वेशन विल बी देयर। यहाँ पे नोडल एनालिसिस का बात कर रहा है, इसमें नोड इक्वेशन कितने होंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नोडल इक्वेशन हमेशा नंबर ऑफ नोड्स में से 1 हम लोग हटा देंगे, बट नोडल इक्वेशन निकल जाता है। हाउ मेनी टोटल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर प्रेजेंट इन अ करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे बोल रहा है कि किस टाइप का सर्किट ब्रेकर है हमारे पास, करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। करंट अर्थ लीकेज ये से भी हम लोग बाल सकते हैं, करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। इसमें जो ट्रांसफार्मर प्रेजेंट होता है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर कितने बाइंडिंग होते हैं, टोटल कितने बाइंडिंग होते हैं, तो टोटल 3 बाइंडिंग होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि जो हम लोग करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का हम लोग यूज करते हैं, उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसमें कितने बाइंडिंग होंगे, तो उसमें 3 बाइंडिंग होंगे, 3 बाइंडिंग होगा। फिर है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ ब्लास्ट ऑफ SF6 गैस इन अ सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। कह रहा है यहाँ पे हम लोग सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा, तो इट रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्क। ये क्या करता है, आर्क का जो टेम्परेचर है, आर्क का जो टेम्परेचर है इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द आर्क, नो ऐसा नहीं होगा। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्क, नो आर्क के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। इट डिक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, नो SF6 जो है स्ट्रॉन्गेस्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। फिर बोल रहा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर मेनली डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। PCF की बात कर रहा है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो इस पे डिपेंड करता है कि हमारा टाइप ऑफ फ्यूल क्या है, हम लोग किस टाइप का फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग गैस टरबाइन पावर प्लांट में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग गैस यूज करेंगे, थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कोल यूज करेंगे, डीजल में जाएंगे तो हम लोग डीजल यूज करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे वाटर यूज करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग यूरेनियम यूज करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर लगाएंगे लोड ऑफ टाइप ऑफ फ्यूल, हमारा फ्यूल किस टाइप का है इस पे डिपेंड करेगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। फिर है व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज आइडल ट्रांसफार्मर। हम लोग बोल रहे हैं सिंगल फेज का आइडल ट्रांसफार्मर है, इसमें जो फॉर्म फैक्टर है वो क्या होगा, तो फॉर्म फैक्टर जो है आइडल केस ट्रांसफार्मर के केस में 1.11 हो जाएगा। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द जेट पैरामीटर ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट टू पोर्ट नेटवर्क। यहाँ पे 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है। 2 पोर्ट नेटवर्क में क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोग जो जेट पैरामीटर का यूज करते हैं, जेट पैरामीटर इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो जेट पैरामीटर को हम लोग OC ओपन सर्किट इम्पिडेंस पारा भी बोलते हैं, ओपन सर्किट इम्पिडेंस पैरामीटर। जो हमारा वाई पैरामीटर होता है इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर भी बोलते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि पैरेलल ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए पैरेलल ऑपरेशन मतलब जो हम लोग ट्रांसफार्मर है इसका पैरेलल ऑपरेशन करवाएं, मतलब 2 ट्रांसफार्मर को पैरेलली हम लोग को ऑपरेट करवाना है, तो इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, तो सेम फेज शिफ्ट एंगल, जो फेज होगा जो फेज शिफ्ट होगा, फेज शिफ्ट एंगल जो है फाई वो हमारा सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। गलत है, डिफरेंट पोलैरिटी तो बिल्कुल नहीं, दोनों की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंट बट लो फेज सीक्वेंस गलत है, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, फेज एंगल सेम होना चाहिए। 90 डिग्री फेज शिफ्ट एंगल ये भी गलत है, फेज शिफ्ट एंगल कितना होता है हमारा 120 डिग्री का होता है, ये भी गलत है।
नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द अनयूज्ड स्टीम इन अ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट। यहाँ पे बोल रहा है कि किस टाइप का पावर प्लांट है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर की बात कर रहा है। इसमें जो अनयूज स्टीम है इसका हम लोग क्या काम करते हैं। अनयूज स्टीम बोले तो हम लोग जो टरबाइन पे स्टीम हम लोग फॉल करवाए हैं वो स्टीम अगर बच गया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एज यूजल उसको हम लोग कंडेंसर में भेजते हैं, जो कंडेंस होकर वाटर बन जाता है और उस वाटर को हम लोग फिर आगे भेज देते हैं दोबारा स्टीम बनने के लिए। फिर व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ अ पैरेलल एसी सर्किट एट रेजोनेंस। बोल रहा है एसी सर्किट रेजोनेंस में, पैरेलल एसी सर्किट रेजोनेंस है, इसमें पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर जो है हमारा या केस ये सीरीज का हो या फिर पैरेलल का हो, दोनों का केस में हमारा जो पावर फैक्टर है कॉस पाई वो क्या होता है, यूनिटी होता है। इस बात को हम लोग अच्छे से जानते हैं। फिर बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर मैथमेटिकली एक्सप्रेस। अभी मैंने ऊपर बताया था कि फॉर्म फैक्टर को कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा फॉर्म फैक्टर है उसको हम लोग निकालते हैं आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, याद रहेगा। फिर है व्हाट इज द आउटपुट इफ बोथ इनपुट ऑफ एक्स नॉर गेट आर एट द अपोजिट लॉजिकल लेवल। यहाँ पे बोल रहा है कि आउटपुट क्या होगा जब दोनों इनपुट जो है लॉजिक गेट का, एक्स नॉर लॉजिक गेट है यहाँ पे, एस नॉट लॉजिक गेट का दोनों इनपुट जो है अपोजिट का हो, मतलब 1 हो और एक 0 हो, तो यहाँ पे हम लोग को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, नो आउटपुट। फिर बोल रहा है विद्युत लोकोमोटिव कहाँ से शक्ति प्रदान प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव की बात कर रहा है, जो हमारा आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रहा है, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव, ये जो है कहाँ से पावर लेता है, शक्ति प्रोवाइड करता है। तो सिरोपरि उपकरण से, ओवरहेड लाइन इक्विपमेंट जो हमारा होता है उससे ये लेता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं पेंटोग्राफ, जिसको बोलते हैं हम लोग पेंटोग्राफ, जो ओवरहेड इक्विपमेंट है हमारा, इससे जो है वो पावर को लेता है। फिर है वाइल डिजाइनिंग अ स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रीट लाइट पॉइंट शुड नॉट बी मोर देन हाउ मेनी मीटर टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। कह रहा है जब हम लोग किसी गली स्ट्रीट में लाइटनिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं उस केस में दो स्ट्रीट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि जो हमारा यूनिफॉर्म लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन हम लोग को मिल सके। तो 35 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। हम लोग याद करेंगे, डाटा वैल्यू क्वेश्चन है। 35 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए दो हमारे स्ट्रीट के बीच का डिस्टेंस, ताकि हम लोग को यूनिफॉर्म लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन मिल सके। फिर व्हाट इज द फिक्स्ड कॉइल इन अ सिंगल फेज डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वाट मीटर की बात कर रहे हैं। डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर है। इस केस में बोल रहा है फिक्स्ड कॉइल क्या होगा, तो फिक्स्ड कॉइल हमारा करंट कॉइल होता है। और जब मूविंग कॉइल की बात करें तो मूविंग कॉइल हमारा वोल्टेज कॉइल होता है, जिसको हम लोग प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। ये भी याद रखने की चीज़ है कि करंट कॉइल जो हमारा है वो फिक्स रहेगा, वोल्टेज कॉइल हमारा मूव करेगा। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी जनरेटर। यहाँ पे बोल रहा है डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। हम लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा। इलेक्ट्रोमोटिव थ्योरी रिलेटेड ही नहीं है, इलेक्ट्रोथेरेपी रिलेटेड भी नहीं है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेटेड ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से भी इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है किसी से कनेक्टेड ही नहीं है एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। नेक्स्ट है स्कॉट टी कनेक्शन में दो ट्रांसफार्मर कैसे जुड़े होते हैं। हम लोग जानते हैं ना स्कॉट टी टाइप ट्रांसफार्मर जिसका हम लोग यूज करते हैं। इसमें जो ट्रांसफार्मर है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहते हैं विद्युत रूप से। हम लोग जानते हैं हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, तो ये इंडक्टिवली कनेक्टेड रहते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि स्कॉट टाइप जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं आपस में, तो वो हमारा इलेक्ट्रिकली विद्युत रूप से कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर है। फिर है व्हाट इज द थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट 3 फेज इंडक्शन मोटर नोन एज। हम लोग जानते हैं कि किसकी बात हो रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है। इसमें बोल रहा है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें बोल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट कैसे मतलब रिलेटेड है। तो हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके लिए रिलेटेड है, फॉरवर्ड मोटरिंग के लिए। यहाँ पे जो मोटरिंग होता है कैसा मोटरिंग होगा, फॉरवर्ड होगा।
तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट जिसके जस्ट अपोजिट रिवर्स मोटलिंग के लिए कनेक्टेड है। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा जो है वो फॉरवर्ड ब्रेकिंग के लिए, फोर्थ हमारा है रिवर्स ब्रेकिंग के लिए। अब क्वेश्चन है कि एज पर स्केलिंग थ्योरम, लैपलेस ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन है ये। स्केलिंग थ्योरम से अगर के कांस्टेंट है तो व्हाट विल बी द लैपलेस ट्रांसफॉर्मर ऑफ के एफ टी। यहाँ पे बोल रहा है कि के एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मर क्या होगा स्केलिंग थ्योरम से। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएंगे, के एफ ऑफ एस, ये हमारा फंक्शन ऑफ जो टाइम डोमेन है वो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हो जाता है। फिर है व्हाट इज द रूल फॉर अ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन ऑफ पैरेलली कनेक्टेड ब्लॉक। अब हम लोग जानते हैं कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है कि जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो पैरेलल ब्लॉक होता है इसके लिए क्या रूल है वो हम लोग देखेंगे। तो जो पैरेलल ब्लॉक होता है उसके लिए क्या होता है कि दोनों ब्लॉक, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये G1 है और ये G2 है, तो दोनों ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, G1 प्लस G2 होता है। अगर हम लोग सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज के केस में क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जब सीरीज का केस आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, G1 इंटू G2। तो यहाँ ये लिखा है कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द होल सिस्टम विल बी एडिशन टू द ट्रांसफार्मर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। क्लियर है। नेक्स्ट है इफ़ द स्लीप ऑफ द मोटर इज़ 3%। यहाँ पे दे रखा है कि स्लीप कितना है हमारा 3% है। सिंक्रोनस स्पीड भी दे रखा है 750 RPM है। तो यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर। एक्चुअल स्पीड कहने का मतलब है कि रोटर का स्पीड निकालने बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि NR इज इक्वल टू होता है 1 - S इंटू NS। तो हम लोग 1 में से 0.03 को घटा के 750 RPM में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगा 727.57 RPM। फिर है व्हाट इज द जीरो ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन। तो जो हमारा गिवन ट्रांसफर फंक्शन है उसका जीरो क्या होगा कैलकुलेट करके। गिवन ट्रांसफर फंक्शन क्या है, J 0 है, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, J 0 ही होगा। फिर है व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ सी पैरामीटर ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। बोल रहे हैं यहाँ पे जो सी पैरामीटर है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें जो सी पैरामीटर है उसका यूनिट क्या होगा, तो उसका यूनिट क्या होता है, सी मीन। सी बोले तो कंडक्टेंस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ओके ओके। फिर है व्हाट इज द MCCB करंट रेटिंग फॉर मोटर। MCCB के लिए करंट रेटिंग क्या होगा। आई रेटिंग मतलब करंट रेटिंग। कभी कभी जो क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है कि MCCB का फुल फॉर्म। MCCB का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर जो MCCB का फुल फॉर्म है। इसका करंट रेटिंग पूछा है तो इसका करंट रेटिंग जो है 125% होता है स्टार्टिंग करंट का। जो भी स्टार्टिंग करंट है उसके 125% होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ अ कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन। पहली बात कि हम लोग जो ट्रांसपोजिशन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो क्यों करते हैं, ताकि हम लोग रेडियो इंटरफेरेंस से बच सके, वोल्टेज ड्रॉप हमारा कम हो, लॉसेस से बच सके, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो उसके लिए नेसेसिटी कंडीशन क्या है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि इक्वलाइज द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिटवीन द लाइन। जो भी हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उसके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एंड कैपेसिटेंस है वो सब इक्वल होना चाहिए। फिर है फॉर सपोर्ट एट इक्वल लेवल इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वेयर इज द लोएस्ट पॉइंट बिटवीन टू इक्वल लेवल सपोर्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि इक्वल लेवल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सपोर्ट के लिए इक्वल लेवल सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे मिड स्पैन, ये हमारा मिड स्पैन है, इसके बीच में इक्वल लेवल सपोर्ट होता है, मिड स्पैन। क्वेश्चन है एक कक्ष में विद्युत प्रणाली के प्रत्येक 20 वाट के 5 बल्ब जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक क्लास है जिसमें 20 वाट में 5 बल्ब जुड़े हुए हैं। ठीक है, 5 ठो बल्ब है जो कितने का है, 20 वाट का है। यदि एक समय में केवल 3 का उपयोग किया जा रहा है तो मांग गुणांक निर्धारित करें। यहाँ पे लोड फैक्टर निकालने बोल रहे हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 0.6 आएगा। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक साथ 3 ही बल्ब ऑपरेट हो रहा है, मतलब 60 वाट ऑपरेट हो रहा है।
इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट एस सैग फॉर सपोर्ट एट अनइक्वल लेवल फ्रॉम द लोअर लेवल। एक्स इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, एक्स हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम लोअर लेवल सपोर्ट, डब्ल्यू इज द वेट पर यूनिट लेंथ एंड टी इज द टेंशन। यहाँ पे बोल रहा है ना कि सैग हमारा क्या होता है, सैग क्या होता है, दो टावर है, दो लाइन है, दो पोल है, उसके बीच में जो हम लोग का वायर जा रहा है, इसके यहाँ पे जो ये हमारा बता रहा है ये कितना लूज कनेक्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। और ये हमारा अर्थ है, इससे हम लोग का ग्राउंड क्लियरेंस बताता है। तो बोल रहा है कि जब लाइन, ये तो लाइन इक्वल के लिए सैग है, जब लाइन हमारा जो है, जो टावर हमारा है वो अनइक्वल लेवल पे हो, एक छोटा एक बड़ा, इस केस में जो है वो हम लोग सैग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो सैग इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इनटू हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस दिया रहता है हमारे दोनों के बीच में, डिवाइड बाई 2t करते हैं। लेकिन जब हम लोग नॉर्मल सैग निकालते हैं तो नॉर्मल सैग के केस में हम लोग वेट लेते हैं, स्पैन लेंथ लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 8t से, टेंशन 8 टाइम्स कर देते हैं। ये डिफरेंस है, इसको हम लोग याद रखेंगे। जो हमारा पेन यहाँ पे दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है, उसका स्क्वायर कर देंगे और टेंशन का 2 गुने से डिवाइड दे देते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर। जो हमारा डीसी मोटर है उसमें जो बैक ईएमएफ है ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो हमारी इफिशियंसी को बताता है, और ये हम लोग को ये भी बताता है, इट रेगुलेट द इनपुट पावर एज पर द एक्स्ट्रा लोड। क्लियर है। इट रेगुलेट द ड्रॉप, नो। रेगुलेट ड्रॉप कैसे करेगा, रेगुलेट ड्रॉप करने के लिए क्या चाहिए, IA RA चाहिए, ये ड्रॉप को बताएगा। इट कंट्रोल फ्लक्स लीकेज, नो, फ्लक्स लीकेज को तो नहीं बताएगा, उसके लिए हम लोग को रिएक्टेंस लीकेज चाहिए, लीकेज रिएक्टेंस होना चाहिए। इट एम्पलीफाई द सर्किट, बैक ईएमएफ कहीं से भी एम्पलीफाई नहीं करता है सर्किट को, ये क्या करता है, इट रेगुलेट द इनपुट पावर एज पर द एक्स्ट्रा लोड। फिर हाउ इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर गिवन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक साइकिल ऑफ अ हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए बता रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, mgh। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इन अ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का क्या रिजल्ट होता है, तो इंक्रीमेंट ऑफ अ रेजिस्टेंस, अपेरेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू क्या लगता है, बढ़ने लगता है, इंक्रीमेंट होता है। ये हम लोग उसमें भी देखते हैं स्किन इफेक्ट के केस में। स्किन इफेक्ट में भी क्या होता है कि जो AC रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है DC रेजिस्टेंस के कंपेयर में। अब है जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र में सर्ज टैंक का क्या रोल है, क्या यूज है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक की बात कर रहा है। तो सर्ज टैंक क्या काम करता है, जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। पेन स्ट्रोक में जो हमारे लोड में चेंजेस होने की वजह से प्रेशर आता है, उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सर्ज टैंक का यूज करते हैं। ये लिखा है प्रणाली में दाब परिवर्तन को नियंत्रित करना। फिर लिखा है विच टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस। इनपुट एडमिटेंस को जो है यहाँ पे बोल रहा है शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारा Y1 है। जब भी एडमिटेंस की बात हो तो ये शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे है ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ड्राइविंग पॉइंट है Y1। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द रिजल्टेंट वोल्टेज इफ अ सिंक्रोनस मोटर इज लोडेड विथ अ कांस्टेंट एक्साइटेशन। यहाँ पे हमारा जो एक्साइटेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है, और सिंक्रोनस मोटर लोडेड है। सिंक्रोनस मोटर क्या है, लोडेड है और कांस्टेंट एक्साइटेशन है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज है उस पर क्या इफेक्ट करेगा, तो वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ये PG सेल का आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था 120 तक, इसको हम लोग आज डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट डे मैं और भी आंसर की लेके आऊँगी, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम की, जो हमारे प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो आज वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ।